नैनीताल की ये भयानक और खौफनाक सी कहानी जिसने तोड़ दिया था सभी का विश्वास, क्योंकि इतनी डरावनी उतनी भयानक सी ये स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 4 सहेलियों की ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा थी भयानक। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देख लेते हैं। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। नैनीताल की ये कहानी शुरू होती है 4 सहेलियों से जो पढ़ती थी दिल्ली में। सभी अपनी अपनी जो अलग अलग जगह से आई हुई थी, पर दिल्ली में अपने साथ एक ही रूम में रहती थी और साथ में कॉलेज भी करती थी। तो इसमें से जो सोनल थी उसकी शादी थी। नैनीताल की सोनल थी रहने वाली। अब इस जो सोनल थी उसने कहा था कि मेरी जो शादी है उसमें तुम तीनों सहेलियों को भी आना है और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। और वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा या कॉल आएगा वो हमें वहीं से पता चल जाएगा, पर अभी तुम्हें मेरे साथ नैनीताल चलना है। तो सभी मान जाती हैं और सभी जो थी सहेलियाँ, वो सब सहेलियाँ इसके साथ नैनीताल जाती हैं। तो जो सोनल थी वो पहले चली जाती है और जो बाकी सहेलियाँ थी वो सब जने जो भी थी तीनों वो शादी के 2 दिन पहले आ जाती हैं। तो अभी फंक्शन में टाइम था, 2 दिन की शादी थी। तो जिस दिन वो पहले पहुंची उस दिन उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो काफ़ी सुंदर वादियाँ हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। तो शाम को 6 बजे के करीब ये लोग पहुंची और तीनों सहेलियों ने विचार बनाया कि क्यों ना हम आज का जो समय है बचा हुआ वो हम इधर घूमने में निकाल देते हैं, क्योंकि कल से हम सोनल की शादी को एंजॉय करेंगे तो हमें समय नहीं मिलेगा। तो सोनल की जो सहेली थी, एक तो रिया थी और 2 एक अनामिका और एक खुशबू। तो अनामिका, खुशबू और रिया ये तीनों सहेलियाँ खूब शौकीन थी तैयार होने की, घूमने की। तो अब इन तीनों ने तैयार होने में काफ़ी समय लगाया। उसमें रिया जो थी वो काफ़ी सुंदर थी और उसे समय सबसे ज़्यादा लगा। तो इन लोगों का समय करीबन 7:30 से 8 हो चुका था। उसने कहा कि जल्दी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट जल्दी बंद हो जाता है। जो सोनल थी उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती थी, पर मुझे यहाँ पर अब परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ मेरी एक आंटी को पहुँचाती हूँ, क्योंकि अभी सब चीज़ें नई हैं, तुम लोगों को नहीं पता है। तो जो इनकी आंटी थी वो इनके साथ जाती है और ये लोग मार्केट में शॉपिंग करने लगते हैं। आंटी शॉपिंग कराते हैं और कराते-कराते ये जो तीनों थी वो सब अलग-अलग हो जाती, क्योंकि किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खरीदना था और किसी को कुछ मीन्स के ज्वेलरी वगैरह ये सब देखना थी। तो जो रिया थी वो कपड़ों की काफ़ी शौकीन थी, तो वो एक अलग जगह पर चली जाती है जहाँ पर जैसे स्टॉल लगा के लोग बेचते हैं बाहर से आए हुए। वहाँ पर वो लोग तो सर्दियों का समय आने ही वाला था, तो रिया ने सोचा मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे और सुंदर-सुंदर जो कपड़े दिख रहे हैं सर्दियों के वो खरीद लेती हूँ। तो तीनों ने डिसाइड करा कि आप अपने-अपने चीज़ों को ले लीजिए अलग-अलग, एक दूसरे के साथ समय बर्बाद नहीं करना है हमें, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे पास, हमें 10 बजे तक घर पहुँचना भी है। तो खरीदते-खरीदते इन्हें कब समय निकल गया। इनकी जो आंटी थी उन्होंने 2-3 बार इनसे कहा भी सही, पर इन्हें ध्यान नहीं दिया और समय जो था वो करीबन 10:30 हो गई थी। और अब रिया जो थी वो खरीदते-खरीदते काफ़ी आगे चली गई थी। दोनों सहेलियों के साथ वो आंटी खड़ी थी, पर अभी रिया की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था और जो रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई थी। अब सामान जो था एकदम बादल गरजते हैं खूब तेज़, और जो स्टॉल लगाए हुए लोग थे उन्होंने अपना सामान पैक करा और कार में जो भी जिसमें रखते हैं वहाँ पर रख कर वो लोग घर के लिए निकल गए। अब जो रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई, उस रास्ते को वो समझ नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा कि इस रास्ते पे लाइट है, यहाँ से शायद मैं मार्केट वापस पहुँच सकती हूँ। उसने इन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए उस रास्ते पे वो निकल गई। अब उसने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था, काफ़ी ज़्यादा लंबे-लंबे बाल थे जो उसने खुले कर रखे थे, और दिल्ली की लड़कियाँ थी तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी, मीन्स के पढ़ाई कर रही थी इस तरीके से, तो वैसी ही थी। फिर वो आगे बढ़ती है
वो बताती है कि उसने आगे जैसे ही आगे बढ़ती है उसे सुनसान सी सड़क मिलती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। उसने जैसे ही फ़ोन को उठाया तो खूब तेज़ पानी की बारिश होने लगी। पानी में उसका जो फ़ोन था वो डिस्चार्ज हो गया और बंद हो गया। और बंद होने के बाद उधर से फ़ोन जो था पूरा डिस्चार्ज हो गया। उसने जेब में वापस रखा क्योंकि फ़ोन ज़्यादा बिगड़ जाता। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और वो धीरे-धीरे उस लाइट की तरफ से चलते-चलते एक घने जंगल में पहुँच गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या? वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी कि मुझे हो क्या रहा है? उसी बीच से तेज़ी से हवा जाती है और हवा उसके कान में ज़ोर से कहती है, "रिया, चल मेरे साथ।" फिर वो घबराती है और देखती है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वापस से आती है हवा जो भी थी और वो ज़ोर से उसे यही कहती है, "रिया, चल मेरे साथ।" रिया एकदम घबराती है और उसे अजीब-सी एक काली परछाई दिखने लगती है। पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बरसने लगा और खूब गीली हो चुकी थी वो, और बिजली भी कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। हवाएं खूब तेज़ चल रही थी और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो दौड़ लगाती है वो रिया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं आगे बढ़ती भी हूँ तो यहाँ से मुझे सही रास्ता मिलेगा या नहीं और कहीं ना निकल। जो रिया थी वो कंटिन्यूसली रोने लगती है और रोते-रोते एक दुकान की तरफ निकलती है जहाँ पर उसे एक लाइट दिखती है और वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है। मीन्स के 10-11 साल का बच्चा दिखता है जो बैठा हुआ था उस दुकान के नीचे। मीन्स के पानी ना लगे इस तरीके से। तो वो उससे पूछती है कि क्या मुझे तुम रास्ता बता सकते हो कि जिस फार्म हाउस में हम लोग आए हैं वो वाला जो नाम था वो बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब इसे इसके साथ इतनी सारी घटना होने के बाद उस लड़के पे भी विश्वास नहीं था, पर वो विश्वास करती है क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। उसे वहीं से जाना था घर। तो वो जो लड़की थी रिया, वो उसके पीछे-पीछे जाती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद भी उसे कहीं पर लाइट वगैरह कुछ नहीं दिखती है, बस एक घना जंगल दिखने लगता है। तो वो सोचती है कि इस लड़के के पीछे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ये मुझे सही जगह ले जा रहा है या नहीं। तो वो वापस से अपनी एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। वो पलट के देखता है और कहता है चिल्लाकर, "क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना सही जगह पे, चलो मेरे साथ। एक तो गलती करती हो, ऊपर से इतने नखरे दिखा रही हो।" तो वो चुपचाप से चलने लगती है। चलते-चलते वो कहता है कि सिमरन की शादी है क्या? जो उसकी सहेली थी। तो वो कहती है हाँ, मैं उसी की शादी में ही हूँ, पर तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें कैसे पता कि मैं उसकी सहेली हूँ और सिमरन की शादी है? मैं सिमरन को जानता हूँ, पर तुम उससे जानते हो, मुझे नहीं। मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया था कि मैं इधर आई हूँ। तो वो समझ जाता है कि उसकी शादी है और वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप चलने के लिए कहता है। कुछ भी जवाब नहीं देता है और जवाब ना देने के बाद वो फार्म हाउस पहुँच जाती है। और फिर उस लड़के से जैसे ही वो बाय करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए बोलती है, तो वो गायब हो जाता है इतनी देर में। थोड़ी-सी घबराती है, उसके बाद उसे अजीब-सा महसूस होने लगता है और वो शादी में थोड़ी देर शामिल होकर वो अपने घर वापस चली जाती है। अब दिल्ली में ही जो सिमरन थी उसकी शादी भी वहीं हुई थी, तो सिमरन ने उसे अपने घर पर इनवाइट करा। 3 महीने हो चुके थे। अब जो रिया थी वहाँ पर उसके यहाँ खाना खाने के लिए आती है। तो जो सिमरन थी वो उससे बात करती है और पूछती है कि तुम्हें पता चला कि वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें छोड़ा था? वो कहती है नहीं यार, पूरा 3 महीने हो चुके हैं और अब मैं काफ़ी ज़्यादा डरने लगी हूँ। मुझे अंधेरे से भी डर लगता है और सब चीज़ों से डर लगता है, और वो लड़का कौन था मुझे अभी तक नहीं पता चला। फिर वो पुरानी फ़ोटो बताती है और कहती है कि क्या यही था? तो वो चिल्ला के कहती है हाँ, यही था। और इसने कुछ नाम बताया था, तो वो बताती है जो नाम वो उसके भाई का रहता है सिमरन के। वो बताती है कि मेरे भाई क्या 10-11 साल की उम्र में एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, उसके बाद में हुई थी। मैंने अपने भाई को नहीं देखा है,
पर मेरा भाई वो है जो तुमने बताया है, और ये फ़ोटो में जो है वही वो है जो तुम बता रही हो। तो शायद तुम्हें मेरे भाई ने अपनी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, रिया की रक्षा के लिए आया था। तो बोली हाँ, शायद ही, क्योंकि वही था और उसने बार-बार तुम्हारा ही पूछा। तो वो समझ जाती है, क्योंकि 3 से 4 बार उसके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, तो वो छोटा बच्चा उसका साथ देने ज़रूर आता था। सिमरन समझ चुकी थी कि वो लड़का वही होगा, पर उसने जब नहीं बताया क्योंकि शादी का माहौल था, इसलिए उसने आराम से उसे बाद में बुलाया और फिर रिया से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा भाई ही होगा जिसने इसकी रक्षा करी होगी। तो वो बताती है, और उसके बाद अगर वो उसका भाई नहीं होता तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर चीज़ों में फँस जाती, या और भी इसके साथ कुछ गलत हो सकता था। पर वो जो पॉज़िटिव एनर्जी थी और जो सच्ची आत्मा थी, उसने उसे वहाँ तक पहुँचाया और उसकी रक्षा करी थी। तो ये रियल स्टोरी कैसी लगी आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।